legacy and the footprint of the university. With her vast experience in teaching, research, and administration, she is all committed to empower women. Truly, we too believe her motto, that is, an enlightened woman is the source of infinite strength. At last, borrowing from the words of William Shakespeare, who has said, "Thy name is woman," I too conclude by saying, greatness thy name is woman, and it's great honor for all of us to hear from such an eminent speaker. चेक कीजिएगा. Thank you all. Over to you, Sapna ma'am. Thank you so much, ma'am. We are really delighted to have Professor Shashikala Vanjari as our speaker in this webinar. Now, I would request her to kindly share her views. Hello. Hello. आवाज चेक कीजिएगा. Ma'am, over to you. मुझे शुरू करना है. Okay. Shashikala. Can I start now? Yes. Yeah, please, ma'am, please. Hello, everyone. Yes. आदरणीय दीपक जी देखिए जरा शशिकला जी की आवाज आ रही है. कुलपति सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा प्रोफेसर सुनैना सिंह, कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय बिहार, और प्रोफेसर राजीव कुमार तथा प्रोफेसर राना मुजुमदार, सभी सहभागी बंधु तथा मातृशक्ति, आप सभी का इस राष्ट्रीय वेबिनार में मैं स्वागत करती हूँ. आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय ओडिशा के माध्यम से आज का वेबिनार का आयोजन किया है. मैं सर्वप्रथम आदरणीय कुलपति महोदय प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा जी को और प्रोफेसर रामा ब्राह्मण कुलपति महोदय को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और मुझे इन्होंने आमंत्रित किया इसलिए मैं आभार भी व्यक्त करती हूँ. मुझे लगता है आप सब सुन पा रहे होंगे क्योंकि आवाज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे. मित्रों, आज का विषय है भारतीय उच्च शिक्षा में महिलाएं, चुनौतियां एवं अवसर. ये महत्वपूर्ण विषय पर आयोजकों ने हमें आमंत्रित किया. आज के वेबिनार में 3 महिलाएं सम्मिलित है. मैं इसलिए भी प्रोफेसर संजीव कुमार जी का और उनके सहकारियों का अभिनंदन करती हूँ. हम जब शिक्षा के बारे में सोचते हैं और विशेषतः भारतीय शिक्षा के बारे में हम सोचते हैं तो हमें हमारे राष्ट्र के अधिष्ठान को पहले स्मरण करना चाहिए. वो अधिष्ठान कौन से? तो दार्शनिक अधिष्ठान, मानसशास्त्रीय अधिष्ठान और सामाजिक अधिष्ठान. और इसके लिए हम लोग हमारे अतीत को स्मरण करते हैं. 19वीं शताब्दी में हम लोग सोचते हैं या स्मरण करते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि भारतीय शिक्षा शास्त्री ने दर्शन के माध्यम से बड़े ही सटीक शब्द में उच्च शिक्षा के बारे में भिन्न भिन्न मत, विचार तथा सिद्धांत रखे हैं. और इसी महान संतों में और चिंतकों में मैं स्मरण करती हूँ स्वामी विवेकानंद जी का. स्वामी विवेकानंद जी ने व्यक्ति का विकास और उसका माध्यम शिक्षा ही रखा है. जो व्यक्ति निर्भय और कर्मठ है वही व्यक्ति कार्य कर सकता है. मनुष्य के जीवन में संघर्ष की प्रधानता होनी चाहिए. जो प्रकृति के विरुद्ध लड़ सकता है उसमें ही चैतन्य का विकास होता है. जहाँ पुरुषार्थ है वहाँ जीवन की चाहत और चेतना का प्रकाश है. वह व्यावहारिक शिक्षा के प्रबल समर्थक थे. उन्होंने बहुत ही सटीक शब्द में शिक्षा का वर्णन किया है. वो कहते हैं कि भारत के लिए किस प्रकार की शिक्षा वो चाहते थे. हमें वो आधुनिक विचारों से काफी प्रेरित थे और उन्होंने शिक्षा के बारे में जो कहा वो कहा है कि हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र निर्माण हो सके, मस्तिष्क की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके. और जिसे हम आज हमारे आदरणीय पंत प्रधान जी कहते हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी, आत्मनिर्भर भारत. ये आत्मनिर्भरता
हमारे महापुरुषों ने उनके वाणी से, उनके कर्तव्य से, उनके प्रात्यक्षिक समाज से जुड़ने के कारण उन्होंने ये शब्दांकित किया है। आज के युग में हम उच्च शिक्षा की जो व्याख्या करते हैं, परिभाषा करते हैं, वो परिभाषा क्या है? तो प्रमोटिंग स्कॉलरशिप एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। स्वामी विवेकानंद जी ने 19वीं शताब्दी में कहा था कि महिलाओं के लिए ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है। शुरू में तो उन्होंने कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में महिलाओं की शिक्षा को हमने प्रथम प्राधान्य देना चाहिए, क्योंकि वो उसकी शुद्धता, उसकी पवित्रता और गौरव टिकाने हेतु वो निर्भय बने, स्वतंत्र बने, उसमें बौद्धिक क्षमता का संचारण हो, उसको विचार स्वतंत्रता मिले, और तभी ही निर्भयता, स्वतंत्रता और निडर गुणों से वो जब उसका विकास होगा तो निश्चित रूप से राष्ट्र का विकास होगा। और उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्र के विकास के लिए महिलाओं को पहले शिक्षा दी जाए, और यदि महिलाओं को शिक्षा दी जाएगी तो निश्चित रूप से वो स्वयं का निर्णय ले सकेगी, व्हाट इज बैड एंड व्हाट इज गुड। ये निर्णय यानी वो डिस्टिंग्विश कर सके सही क्या है, गलत क्या है, उसके अधिकारों का हनन ना हो, इसलिए वो सोच सकेगी उसका क्या भला है और क्या नहीं है। और इसीलिए हम लोग, हमारे संस्कृत में एक सुभाषित है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान जैसा ऐसा कोई दूसरा पवित्र नहीं है, कोई चीज पवित्र नहीं है। और ये पवित्र ज्ञान से महिलाओं की पवित्रता का संवर्धन होने के लिए शिक्षा आवश्यक है। हम आगे चलते हैं तो उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं का गौरव और उसकी शुद्धता, उसकी पवित्रता शिक्षा के माध्यम से टिकी रहे, उसका संवर्धन हो। और निश्चित रूप से शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा, आज हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रहित के लिए स्त्री शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है, और उसके कई उदाहरण हम लोग हमारे सामने रख सकते हैं। पहले अपने स्त्रियों को शिक्षित करो, तब वे आपको बताएगी कि उनके लिए कौन से सुधार आवश्यक है। यदि उसमें ये समझ ही नहीं आई, उसका आकलन ही नहीं बता पाएगा कि कौन सी चीजें उसके लिए आवश्यक है, उसका संरक्षण, उसकी सुरक्षितता किस में है। और इसलिए मित्रों, अभी आयुषी का रिपोर्ट हमने देखा है, और वो रिपोर्ट में हमें दिखता है कि कुल हमारी 993 यूनिवर्सिटीज है, 39,931 कॉलेजेस है। अब ये लगभग 993 यूनिवर्सिटी में 16 यूनिवर्सिटी महिलाओं की है, और 11.4% कॉलेजेस है जो एक्सक्लूसिवली वीमेन के लिए है। तो हायर एजुकेशन तो निश्चित आशादायी है। हम देखते हैं टोटल एनरोलमेंट की तरफ आते हैं तो एस्टिमेटेड था 37.4 मिलियन विथ 19.2 मिलियन मेल और 18.2 मिलियन फीमेल। ये 18-19 का रिपोर्ट है। हम थोड़ा पीछे जाते 14-15 के बारे में सोचते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि 17.9 मिलियन मेल एनरोल्ड थे और 15.4 महिलाओं का नामांकन या एनरोलमेंट हुआ है। यानी इसमें वृद्धि दिख रही है हमें। महिलाओं के एनरोलमेंट रेट में 3.2 मिलियन की वृद्धि हुई है। ये एक बड़ा ही सकारात्मक और बड़ा ही अच्छा, हमारा आत्मविश्वास बढ़ने वाला एक निरीक्षण है। और हम घटना का स्वीकार हुआ, संविधान का हमने स्वीकार किया, तो लिटरेसी रेट कितना था? महिलाओं का लिटरेसी रेट था 1951 में 8.9 और 2011 का सेंसस बताता है कि महिलाओं का लिटरेसी रेट है 64.6। यानी देखिए 51 से लेकर अभी 2011 तक का जो ज्ञान में या शिक्षा प्रदान करने में जो वृद्धि हुई है वो बड़ी ही फलदायी, आशादायक और सकारात्मक है। इसलिए हम निश्चित ये समझेंगे या निश्चित हमारा मानना है कि इस माध्यम से हम उच्च शिक्षा में, भारतीय उच्च शिक्षा में महिलाओं का योगदान या महिलाओं को प्रेरित करने वाली शिक्षा है। मैं जिस विश्वविद्यालय से बिलोंग करती हूँ
श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय, ये भारत ही नहीं तो संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया का पहला महिला विश्वविद्यालय है। और उस जमाने में 1916 में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और वो स्थापना करने वाले महर्षि, भारत रत्न महर्षि धोंडो केशव कर्वे, ये हमारे फाउंडर है, संस्थापक है। इन्होंने अपने सामने, अपने दृष्टि के सामने क्या रखा था उद्देश्य? उन्होंने रखा था our aim in establishing women's university is neither to copy the higher education institutions for women in America and Europe, nor to rival the men's university courses in this country. We aim to frame our study to suit the mental and physical conditions of women at present. अब देखिए, स्वामी विवेकानंद और उनके बाद बड़े रिवॉल्यूशनिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट आए, उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा प्रदान करने का काम किया। महर्षि कर्वे कहते थे कि मुझे यूरोप और अमेरिका में जो विश्वविद्यालय महिलाओं के लिए, उसकी कॉपी नहीं करना है, उसका अनुकरण मुझे नहीं करना है, पर मुझे ऐसे कोर्सेस मेरे इंस्टीट्यूशन में या मेरे विश्वविद्यालय में चलाना है जो महिलाओं की शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता को सुदृढ़ बनाए। यही विषय, यही बात हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने भी कही थी कि महिला निर्भय बने, निडर बने, उसको विचार का स्वतंत्रता, विचार स्वतंत्रता उसको मिले, तभी वो खुद के बारे में सोच पाएगी। हमारे महर्षि कर्वे भी यही कहते हैं। और जब महिला विश्वविद्यालय, भारत की पहली यूनिवर्सिटी, जब उसका गठन हुआ, तब लिटरेसी रेट था 1.8। आप सोच सकेंगे कि महिलाओं के बारे में पुरुषों ने हमारे व्यवस्था में क्या काम किया। हम लोग जब 21वीं शताब्दी की बात करने लगे थे, तो यूनेस्को ने एक कॉन्फ्रेंस ली, हायर एजुकेशन एंड वीमेन इश्यूज एंड पर्सपेक्टिव। उसमें उन्होंने 3 उद्देश्य सबके सामने रखे थे। पहला उद्देश्य था कि महिलाओं की पूर्ण रूप से सहभागिता किस प्रकार बढ़ सके, फुल पार्टिसिपेशन इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ एंड इन सोशल डेवलपमेंट। दूसरा उद्देश्य रखा था उन्होंने एक्सेस, एफर्ट्स टू इम्प्रूव द एक्सेस ऑफ वीमेन especially those from developing countries to higher education। महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए उसको उसके द्वार पर शिक्षा हम कैसे पहुंचा सकेंगे। और तीसरा उद्देश्य उन्होंने रखा था मेजर to introduce the measures to ensure that highly qualified women participate fully in the decision making process of society through their roles in government, in the community and in the family। निर्णय प्रक्रिया, फिर वो शासन की रहे, समुदाय की रहे या परिवार की रहे, उच्च शिक्षा के कारण वो महिला उतनी सक्षम बने कि निर्णय प्रक्रिया में वो अपनी सहभागिता बढ़ा सके। मित्रों, और इसके लिए जो आवश्यक है, नेतृत्व गुणों का विकास उच्च शिक्षा के माध्यम से हो। आज बड़ी खुशी है कि इस महफिल में, इस मंच पर प्रोफेसर संजीव कुमार जी ने आदरणीय हमारी सखी और हमारी विद्वान बहन आदरणीय पंकज मित्तल को आमंत्रित किया है, और वो तो पूरे भारतीय विश्वविद्यालय संघ की एक लीडरशिप उसके हाथ में है और काफी अच्छे चेंजेस उन्होंने लाए। दूसरी हमारी बहना नंदिता जी है, उनको आमंत्रित किया, और मैं तीसरी हूँ। तो हम लोगों की सहभागिता, हमारा विचार स्वतंत्रता, हमारी क्षमता को देखकर हमारा समाज हमें प्रोत्साहित करता है। यही हमारे उच्च शिक्षा की निष्पत्ति है। यदि हम लोग और देखिए, हमारे उच्च शिक्षा में है, हमारी बुद्धिमत्ता बढ़े, हमारी विद्वत्ता बढ़े, हमारी इंटेलेक्चुअल पोटेंशियलिटी बढ़े, ये उद्देश्य हमारे भारतीय उच्च शिक्षा में रखा गया था। और यही मुद्दा था, यही मुद्दा विशेष है कि उच्च शिक्षा में महिलाओं का सहभाग। आज हम लोग देख रहे हैं कि 1951 से लेकर 2011 तक जो वृद्धि हुई है महिलाओं की शिक्षा के बारे में, वो बड़ी ही आशादायी और फलदायी ऐसे वो संख्या है। तो इसलिए हम लोग देखेंगे कि और अभी हमारे सरकार ने, भारत सरकार ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को कितने सारे अवसर मिले हैं। यदि वो शिक्षित नहीं है,
और वो यदि उसमें कोई पोटेंशियल नहीं है, एक विंग कमांडर ने इंटर सर्विस गार्ड का नेतृत्व किया 2015 में, ये किसका द्योतक है? हमारी अर्थ मंत्री, हमारी विदेश मंत्री, हमारी टेक्सटाइल मंत्री, ये महिलाएं हैं। यानी जो एक सक्षम महिला है, जो महिलाओं में पूरी क्षमता है नेतृत्व करने की, आज उनके हाथ में नेतृत्व है। हम लोग ग्लोबल पर्सपेक्टिव से सोचते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि केरला की मिनिस्टर ने भी बहुत अच्छा कोविड के लिए काम किया। जर्मनी और न्यूजीलैंड की पंतप्रधान और जर्मनी की चांसलर, इन्होंने, ये दोनों महिलाओं ने प्रूव करके दिखाया है कि कोविड-19 के लिए हम लोग बहुत अच्छे से उपाय ढूंढ सकते हैं। हम लोग ये हुआ है महिलाओं का स्टेटस या महिलाओं का स्थान। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक अभी दृश्य या कल परसों के रिपोर्ट में एक बात मैंने पढ़ी कि लिंक्डइन ने सर्वे किया, 5 करोड़ पॉपुलेशन का उन्होंने सर्वे किया। और क्योंकि हमें चुनौतियां और अवसर के बारे में भी सोचना है मित्रों, उन्होंने कुछ आंकड़े वहां पे दिए हैं। अमेज़न 62.5% मेल आर वर्किंग देयर। गूगल में जाते हैं तो 60% पुरुष है। टीसीएस में जाते हैं तो 66% पुरुष का दिखाता है। इन्फोसिस में 64% है। वाहतुक यानी क्या बोलेंगे हम लोग, यातायात विभाग, उसमें कंस्ट्रक्शन में और उत्पादन क्षेत्र में अप्रोक्सीमेटली 85% मेल है। तंत्रज्ञान यानी टेक्नोलॉजी बेस्ड जो भी बिजनेस है उसमें 62% पुरुष है। अभी ये सब आंकड़े, ये संख्या का मैंने यहाँ पे विवरण दिया, इसका कारण ये है कि अवसर कितने हैं। ये एक चुनौती है कि महिलाओं का प्रमाण कम है, 40%, 30 to 40% महिलाएं ये सभी क्षेत्र में है। अब रिमेनिंग जो है वो हमें बढ़ाना पड़ेगा। पॉपुलेशन तो कॉम्प्राइजेस 50% मेल एंड 50% वुमेन। विश्व का पूरा जनसंख्या बताती है कि 50% महिलाएं, नजदीक 50 के नजदीक महिलाओं का सहभागिता है और महिलाएं हैं। अब ये महिलाओं को यदि अवसर ना मिले तो उनके ज्ञान का, उनके स्कॉलरशिप का, उनके विद्वत्ता का, उनके विजडम का, उनके जो भी उनमें है, टॉलरेंस है, उनमें सहनशीलता है, केवल 2% जो अन्य बिजनेस है उसमें महिलाओं का स्थान दिखता है। यानी व्हाट हैपन टू रिमेनिंग 98% वीमेन। महिलाओं में बहुत सारे स्किल्स है, महिलाएं कार्यक्षम है, सक्षम है, बुद्धिमत्ता है, स्कॉलरशिप है उनमें। तो ये के लिए चुनौती है और अवसर भी है। चुनौती इस बात की है कि इस क्षेत्र में हमें नाकारने का उद्देश्य क्या है, व्हाट आर द रीजंस। हाइपोथेटिकली हम लोग ये सोचेंगे कि हाँ जेंडर इज द वुड बी द क्राइटेरिया। एक हमारा जो जेंडर है वो भी हमें बैरियर के माध्यम से या बैरियर के रूप में हमें तकलीफ दे सकता है, पर नहीं, हमारा समाज है, भारतीय समाज है, और निश्चित रूप से हमारे समाज में ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन होता होगा तो उसको हम लोग ओवरकम कैसे करें, उस समस्या का हल हमें निकालना होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात संदर्भ के साथ मैं आपके सामने रखती हूँ। जेनी हॉले Why women will save the planet, इस पे वो हमेशा लिखती है और उन्होंने 2 चीजें महिलाओं के बारे में बहुत सटीक कही है। Women are powerful agents of change। किसी परिवर्तन का अच्छा माध्यम ये महिला है, महिला कर सकती है। दूसरा रीजन उन्होंने बताया है कि why it is to be predicted। तो दूसरा रीजन उन्होंने बताया कि women bring a different perspective। महिलाओं में एक अलग प्रकार का दृष्टिकोण होता है और इसीलिए वो होम वर्कर भी हो तो भी वो गुड मैनेजर है। शी हैज टू मैनेज एवरीथिंग इन होम एंड शी डिड इट वेरी वेल। महिलाओं में ये क्षमता होने के कारण हॉले लिखती है, जेनी हॉले लिखती है कि व्हाई वीमेन विल सेव द प्लैनेट। तो महिलाओं में ये पोटेंशियल है, वी हैव टू अनलॉक हर पोटेंशियल। निश्चित रूप से हम लोग इस चीजों को यदि देखेंगे तो ध्यान में आता है
कि हम अच्छे से इस देश में जो चुनौतियां है उसको हम लोग अवसर में ट्रांसफॉर्म या परावर्तित कर सकेंगे। निश्चित रूप से इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें बहुत सारी चीजें करना आवश्यक है, जैसे कि हमें लिटरेसी रेट बनाना पड़ेगा। कोरोना जैसे डिजास्टर जो आते हैं उसको हमें रोकना पड़ेगा। अभी रोकना ये तो इट इज बियॉन्ड कंट्रोल, नो वन नोज इट्स सॉल्यूशन। वी आर सर्चिंग, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द वैक्सीन, बट टिल द डेट वी कुडंट गेट इट। फिर भी हम लोग कोशिश जारी रखेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट को हमको ओवरकम करना है। हम शिक्षित महिलाएं हैं, उच्च शिक्षा हमें ये बताती है कि समाज का संवर्धन करना ये भी हमारा एक प्रमुख दायित्व है, और निश्चित रूप से ये दायित्व निभाने के लिए हमारा समाज हमारे साथ है। हम निश्चित रूप से इस चुनौती को अवसर में परावर्तित जरूर करेंगे। नेटवर्क कल्चर ये भी हमारे लिए एक चुनौती है। नेटवर्क कल्चर ये हमारा बहुत ही आवश्यक है। हमने अभी कोविड के माध्यम से जो भी एक भारत का एक लघु स्वरूप हमने देखा, लघु रूप देखा कि लेबर माइग्रेशन है, रिवर्स माइग्रेशन का अनुभव हमने किया, उसमें महिलाओं का प्रमाण, उनके सेहत का भी हमने एक दृश्य देखा है। तो ये चीजें ठीक है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ये समस्या आती नहीं होगी, परंतु एक बार यदि हम लोग हल निकालने का प्रयास करेंगे कि उनको शिक्षित करेंगे, हायर एजुकेशन डोमेन में हम यदि महिलाओं को एक्सेस देंगे, पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए हम लोग सुविधा देंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग इस पर हल या सॉल्यूशन निकाल सकेंगे। वीमेन एंड रिसर्च ये भी हमारे लिए एक चुनौती है। जो रिसर्च है वो उसकी वैलिडिटी भी बड़ी आवश्यक है। महिलाओं के बारे में गलत सलत लिखना और उसको स्पष्ट करना समाज के सामने, ऐसा ना हुए तो अच्छा है। रिसर्च के बारे में यूनिवर्सल वैलिडिटी उसकी चेक करके हम लोग फाइंडिंग्स जो भी है वो दुनिया के सामने रखे, देश के सामने रखे, समाज के सामने रखे, शिक्षा शास्त्री के सामने रखेंगे, तो निश्चित रूप में हमें हर समस्या का समाधान मिलेगा। इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग, निर्णय प्रक्रिया में कुछ मात्रा में महिलाओं का पार्टिसिपेशन है, पर बहुत सी महिलाएं ऐसी है कि उनके पास ज्ञान है, क्षमता है, उनके पास हर चीज है, उनकी निर्णय प्रक्रिया में यदि उनका सहभाग नहीं बढ़ा तो निश्चित रूप से ये थोड़ा इम्बैलेंस होगा, और देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए ये आवश्यक है। जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में महिलाओं का सहभाग बढ़ना आवश्यक है उच्च शिक्षा के माध्यम से, तो निश्चित रूप से हम लोग प्रयास करेंगे कि ये हमारी जिम्मेदारी समझकर हायर एजुकेशन में जो भी है, दोज वीमेन दे आर इन द डोमेन ऑफ हायर एजुकेशन, दे विल टेक केयर ऑफ देम। सीवाई गोपीनाथ लिखते हैं कि सीवाई गोपीनाथ ने बहुत एक अच्छा एक ऑब्जर्वेशन दिया है कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में महिला बहुत ही अग्रेसर है। महिलाओं के पास एक, हम लोग बोलते हैं ना, थर्ड सेंस, या और अलग अलग नाम से हम लोग बोलते हैं कि महिलाओं के पास ऐसी एक शक्ति है कि वो निर्णय प्रक्रिया में अपना एक मत देकर वो जो भी प्रॉब्लम है उसका एक यथार्थ समाधान ढूंढ सकती है, उसमें वो इनहेरेंट उसका एक गुण है। और इसलिए मित्रों, मुझे लगता है कि ये बहुत ही सही समय पर आदरणीय संजीव कुमार जी ने इस शीर्षक को सोचने के लिए हमें अवसर दिया, इसलिए मैं लाभार्थी हूँ और मैं निश्चित रूप से कुलपति महोदय के प्रति आदर व्यक्त करती हूँ, बधाई देती हूँ, और निश्चित रूप से हमारे समाज में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हम महिलाओं के बारे में सजगता लाएंगे। सुखस्य मूलम धर्मम, ये जो संस्कृत में एक सुभाषित है कि हैप्पीनेस लाइज इन व्हाट, हैप्पीनेस लाइज इन राइटस कंडक्ट। हम पुरुष हो या स्त्री हो, हमारी जिम्मेदारी यदि हम समझ ले और वो निभाने का पूरा कर्तव्य हम पूरा करें, प्रयास करें, हमारा दायित्व हम निभाने की कोशिश करें, तो निश्चित रूप में आने वाला कल ये बहुत ही समाधानकारक, आशादायी और फलस्वरूप रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं निश्चित रूप से सभी के प्रति आदर व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आवाज में शायद कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे क्षमा कीजिए। फिर से एक बार सभी को धन्यवाद, नमस्ते। थैंक यू सो